आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन के कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के समय पे आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इससे आपको प्रॉपर रिवीजन मिल पाएगा और साथ में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन की भी करेंगे। सो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द ग्रुप वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक चीज़ बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्चुअली एग्जेक्टिव से रिलेटेड है, लेकिन पढ़ाया आपको प्रोनाउन में जाता है। रूल भी आपको प्रोनाउन के चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है। अगर मैं रूल आपको रिवाइज कराऊं तो रूल ये था कि कहीं पे भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिले, ठीक है, और उसके पहले अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मिले, कैसा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मिले, तो हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को पॉजिटिव एग्जेक्टिव से रिप्लेस कर देते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न हमने जब आपको जिरन का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक्चुअली यहाँ जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ये यहाँ पे नाउन की तरह काम करता है और नाउन के पहले जो हमको लगाना होता है वो लगाना होता है एग्जेक्टिव। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू के बाद लिखा है हिम और है ज्वाइनिंग। यहाँ पे एक और रूल मैं याद दिलाऊंगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसके पहले लिया हुआ है हिम। इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको पॉजिटिव एग्जेक्टिव से। कुछ लोग इसको पॉजिटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव केस इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रूल है नाउन है और इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको एग्जेक्टिव चाहिए होगा। इसके विषय में कुछ भी बताने के लिए नाउन के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हो एग्जेक्टिव। और प्रोनाउन में जो कन्फ्यूजन करता है वो पॉजिटिव एग्जेक्टिव को कई बार लोग पॉजिटिव प्रोनाउन बोल देते हैं। सो यहाँ हिम की जगह क्या होना चाहिए? हिम की जगह बच्चा यहाँ पे हिज होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और एक और चीज़ है प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, प्रोन टू, टेकन टू, लुक फॉरवर्ड टू। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस वजह से आती है क्योंकि प्रीपोजिशन टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का रोल प्ले करता है और प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन हो सकता है। सो ज्वाइनिंग यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है, इसी वजह से हिम को आपको हिज में बदलना पड़ेगा। तो बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, इसको सारे के सारे बच्चे लोग रिवाइज कर लो। उसके बाद दूसरा है, आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट इवन ए फ्लाई। अब यहाँ पे बात को समझिएगा। आवर डॉग में लुक फियर्स, फियर्स का मतलब क्या होता है? भयावह या भयानक बोल सकते हो, डरावना, भयावह। आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट इवन ए फ्लाई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आपने कनेक्टर इस्तेमाल किया है, बट आपका एक कनेक्टर होता है, दैट भी आपका एक कनेक्टर होता है, साथ में दैट जो होता है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। कैसा होता है? डिमोन्स्ट्रेट करने वाला प्रोनाउन होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप इसको बोलते हो। अब एक बात ये समझिएगा कि आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट इवन ए फ्लाई। अब ये जो दैट इस्तेमाल किया गया है, ये दैट इस्तेमाल किया है आवर डॉग के लिए। अब आवर डॉग आपका है क्या? ये है नॉन लिविंग की कैटेगरी में इसको गिन लेते हो। नॉन लिविंग प्लस एनिमल के लिए आप इट का इस्तेमाल करते हो। किसके लिए इस्तेमाल करते हो? मैंने अभी बोला ये नॉन लिविंग है, तो कुछ लोग बोले कब से डॉग जो है नॉन लिविंग होने लगा, मतलब सेंस समझिएगा। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ जो इट है वो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है, विदर्स के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आपको एनिमल्स के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो आप इट का इस्तेमाल करते हो, नॉन लिविंग के लिए आप इट का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे जो दैट है ना, ये डाल के आपको कंफ्यूज कराया गया है कि दैट ऐसा तो नहीं कि आप डॉग को डिमोन्स्ट्रेट करो। यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, इसके रिपीटेशन को अवॉइड करना है। और अगर इसके रिपीटेशन को अवॉइड कर रहे हो तो आप प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करोगे। आप किसी पर्सन को भी दिस मैन, दैट मैन कह देते हो, लेकिन अगर डिमोन्स्ट्रेट करना हो तो, अगर उनके लिए सुटेबल प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो मैन के लिए या मेल के लिए आप हिज का इस्तेमाल करते हो, फीमेल के लिए आप हर का इस्तेमाल करते हो। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, यहाँ पे डॉग के रिपीटेशन को अवॉइड करना है। डॉग के रिपीटेशन को अवॉइड करना है तो प्रोनाउन इट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एनिमल के लिए आप इट का इस्तेमाल करते हो। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो इट के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, आई शैल अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू मीट विवेक बिंद्रा। जैसे ये पार्ट आता है, आपको याद होगा हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैं 1-2 रूल छोटे याद दिला देता हूँ क्योंकि रिवीजन वाले हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ आता है कि कुछ शब्द आपको रटवाए गए थे
एक कैटेगरी ये थी जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, और एक कैटेगरी ऐसी थी जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती थी। उसमें सबसे पहला शब्द ही आपको अवेल सिखाया गया था, रटवाया गया था प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर जब आप एडवांस वर्ब के चैप्टर में पहुंचे हो तो एडवांस वर्ब में आपको डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि कब इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन डेप्थ और डिटेल जाने के लिए आप लोग एडवांस वर्ब वाले चैप्टर में जाओ, और सारे कीवर्ड्स रिवाइज करने के लिए आप प्रोनाउन के चैप्टर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक बार विजिट कर लो, ताकि अवेल से रिलेटेड सारे के सारे आपको शब्द पता चल जाए। तो आई सेल अवेल, अवेल के बाद क्या होना चाहिए, माई सेल्फ। अवेल अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है बच्चा। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन सारे क्लास ही लिए गए हैं, इनके अलावा और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सारा का सारा सब कुछ कवर कर लेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ। ये इतना घटिया और इतना वाहियात क्वेश्चन है, लेकिन ले लिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में भी एरर करेंगे। अब एक बात आप समझिएगा, लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है क्या बच्चा, ये है प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी प्रोनाउन वगैरह आएगा सब प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो लिखा इट सेल्फ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देम सेल्फ। कई बार देम सेल्फ लिखा जाता है या देम सेल्फ्स लिखा जाता है, तो मैंने आपको सिखाया है कि यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स होता है, और प्लूरल में सेल्फ्स जोड़ा जाता है, सिंगुलर में सेल्फ जोड़ा जाता है। ये मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में सिखाया है। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर देम सेल्फ, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए इट का प्लूरल दे और उसका वर्जन जो है देम सेल्फ आता है। पांचवा है हियर इज द मैन whom I think committed the crime। ये आपका सबसे अच्छा और क्लासिक क्वेश्चन है जो एग्जाम बार बार पूछता रहता है, और इसमें अच्छा और क्लास क्या होने वाला है, क्योंकि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है। और रिलेटिव प्रोनाउन का रूल होने के नाते एक आपको बात पता होना चाहिए कि कब आप हु का इस्तेमाल करते हो, कब आप होम का इस्तेमाल करते हो। अगर ये हु और हुम, हुईवर, हुम, इवर, विच और विच इवर, इन सब का इस्तेमाल अगर आपको याद ना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर खोलो, रिवाइज करो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे हु और हुम। मैंने आपको ये बोला था जब इस तरीके से हो, हियर इज द मैन हुम, आपको ये पता है इसके पहले जो चीज़ आता है वो एंटीसीडेंट आता है, इसके बाद दो चीज़ों का एरर होता है। आपको ध्यान देना होता है कि इसी के हिसाब से आप क्या लेते हो, वर्ब लेते हो एंटीसीडेंट के हिसाब से। और दूसरा चीज़ है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन सही लिखा है या गलत लिखा है, ये दो ही तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन सही लिखा है या गलत लिखा है, हु इस्तेमाल करना है या हुम इस्तेमाल करना है, वो डिपेंड करता है आगे आने वाले वर्ब्स। मैंने आपको बताया था आगे आने वाले वर्ब्स चेक कर लो कि कितने वर्ब है। देखो एक वर्ब है थिंक, और इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, और यहाँ पे है कॉमिटेड, ये दूसरा है वर्ब, ये वर्ब नंबर 2 है, और इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। क्या मिसिंग है, इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए बच्चे आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका क्या होता है, सब्जेक्ट आपका होता है हु। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हु। सो आपको यहाँ पे हु लेना पड़ेगा, होम नहीं। इस चीज़ को मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत अच्छे से, बहुत क्लासी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो प्लीज़ ड्रीम बैच के लेक्चर को सही से आप इस्तेमाल करो, ताकि रिलेटिव प्रोनाउन का हर क्वेश्चन आपको सही और सटीक तरीके से पता हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है ही टुक हिज ब्रदर विथ हिमसेल्फ। ही टुक हिज ब्रदर विथ हिमसेल्फ। क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखो, वो अपना भाई अपने साथ ले गया। ही टुक हिज ब्रदर विथ हिमसेल्फ। इसमें किसी तरीके का एरर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 रेड मार्क है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, बंसल सर बीइंग ए गुड टीचर। 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छठे पे भी हम आते हैं। पहले हम 7वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा घूर के देखिए आप लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। पहले 7वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बंसल सर बीइंग ए गुड टीचर ही इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है और आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके का एरर हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसका रिदम में कुछ भी एरर नहीं आता, इसके रिदम में कुछ भी एरर नहीं आता है। तो बंसल सर बीइंग ए गुड टीचर ही इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिस इज द सब्जेक्ट। जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट लाइन।
सब्जेक्ट होने के बाद अगली जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमा लगा के कुछ जोड़ा गया है, बीइंग ए गुड टीचर। बंसल सर बीइंग ए गुड टीचर होने के नाते, तो मैंने आपको शुरुआती चैप्टर में एक चीज पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था एडजंक्ट और दूसरी चीज पढ़ाई थी कॉम्प्लीमेंट। एडजंक्ट को बोलते हैं सहायक, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है, सहायक। तो ये जो आपका ऐड किया गया है, ये बंसल सर के विषय में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। उसके बाद क्या किया गया है, बंसल सर जो बात बंसल सर के विषय में कहनी है या जो बोलनी है वो हुई नहीं, बंसल सर लिख के बंसल सर को डिफाइन कर दिया गया। उसके बाद बंसल सर के लिए फिर से प्रोनाउन डाल दिया गया। एक ही सेंटेंस में आपका सेंटेंस खत्म ना हो, बात समझिए, एक ही सेंटेंस के हिस्से में सेंटेंस जब खत्म ना हो, ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट हुई हो, सब्जेक्ट आप ऐसे समझिए, सब्जेक्ट हुई हो, सब्जेक्ट की जगह आपने नाउन ले लिया, नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने एडजंक्ट लगा दिया, और उसके बाद आपको क्या है, आपको वर्ब लेना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा, फिर और दोबारा बंसल सर को इस्तेमाल करना हो तो आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। इस सेंटेंस में क्या किया गया, इस सेंटेंस में यह है कि नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने एडजंक्ट लगाया, ठीक है, उसके बाद फिर से प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया गया। तो एक ही सेंटेंस में नाउन और उसी का प्रोनाउन नहीं रखा जाता है। यहां पे जो ही का यूज है ना, गलत है, ये सुपरफ्लुअस है, इसको क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस सेंटेंस, ये सुपरफ्लुअस है। तो इस चीज को आपको खास करके ध्यान देना है कि इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखो आप सारे लोग। एक तो इसमें एरर बताने की कोशिश करो कि इसमें आप लोगों के हिसाब से क्या एरर है। सारे के सारे लोग क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो और इसमें यह बताने की कोशिश करो कि छठवें में क्या एरर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि कोई हो सकता है। ही टुक हिज ब्रदर विथ क्या है, विथ आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या लेते हो आप बच्चा, ऑब्जेक्ट लेते हो। सो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए होगा, और हिमसेल्फ क्या है, हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव सेंस शो करता है। यहां पे प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या लेना होगा, प्रीपोजिशन के बाद जो है आपको हिम लेना पड़ेगा, ना कि हिमसेल्फ लेना पड़ेगा। ही टुक हिज ब्रदर विथ हिम, वो अपने भाई को अपने साथ ले गया। ही हिमसेल्फ टुक हिज ब्रदर, यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको एम्फेसाइज करना है तो ही हिमसेल्फ टुक हिज ब्रदर, सेंटेंस को या तो इस तरीके से लिखो, अगर आपने इस तरीके से लिखा ही टुक हिज ब्रदर विथ, तो विथ आपका प्रीपोजिशन है और उसके बाद आपको क्या लगाना होगा, आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो अलग तरीके से होता है। ही हिमसेल्फ टुक हिज ब्रदर, यहां पे हम सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो खुद ही अपने भाई को ले गया, और अगर उसको ऐसा लिखना है ही टुक हिज ब्रदर विथ हिम, वो अपने साथ ले गया, नॉर्मल सेंटेंस लिखना है तो विथ हिम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेल्फ हटाना पड़ेगा। तो वो छोटा सा एरर था। आई थिंक ये प्रोनाउन सबको याद होगा जितना मैंने पढ़ा रखा है आप सारे के सारे लोगों को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। देखो एक चीज समझना, यहां पे क्या लिखा है, इससे ज्यादा सरल और आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर, दो अलग अलग सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी को एंड से ज्वाइन किया गया। तो ये 1, ये +1 और 1 + 1, यहां पे देखो क्या है 2, ये प्लूरल है। 2 का मतलब क्या हो गया अंग्रेजी में, 2 का मतलब प्लूरल। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल, वर्ब प्लूरल, देन यहां पे आपने हिज कैसे ले लिया, दियर कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। अगर प्लूरल है सब कुछ तो सब प्लूरल रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर, जो रिमाइंड कराता है हर ऑफ हर मिस्टेक्स। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा समय स्पेंड कीजिए आप सारे के सारे लोग। सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। अच्छा, इस चीज में आप एक बात समझिएगा, ये जो हु है
आपको पता होगा कि हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा था। रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में आप थोड़ा सा अगर ध्यान से याद रख लो तो यहाँ पे देखो एवरीबडी दिया हुआ है, ठीक है, एंड एवरीथिंग दिया हुआ है। और आपको याद है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग को अगर ऐड करते हो, ठीक है, या आप जो है क्या कहते हैं कि लिविंग में अगर हम बात करें तो पर्सन को अगर एनिमल के साथ ऐड करते हो, किसके साथ, एनिमल के साथ ऐड करते हो। अच्छा मैं इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ध्यान रखिएगा, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ठीक है, पर्सन प्लस एनिमल, इनको अगर जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के अगर एंटीसीडेंट बताते हो, एंटीसीडेंट बनाते हो, तो जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, आपको पढ़ाया गया है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं, हम हु का इस्तेमाल नहीं करते। हम नॉन लिविंग के हिसाब से या एनिमल के हिसाब से लेते हैं, देन हु की जगह हम यहाँ पे क्या लेते हैं, दैट लेते हैं। समझ में आई बात। सो ये वाली मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 9 में। रिलेटिव प्रोनाउन के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको सारा कुछ सही से याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बजाय क्वेश्चन नंबर 10। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। एक तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के बजाय इसको सिर्फ और सिर्फ की वर्ड्स पे फोकस रखूँ तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है। एक तो दिया हुआ है नन एक निगेटिव शब्द है, निगेटिव शब्द है तो आपको पता है इसके साथ नॉट नहीं लेते और नॉट का इस्तेमाल है भी नहीं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर पे देखो एक चीज आती है, लिखा हुआ है टू। ध्यान से इस की पॉइंट को देखो, नन के साथ टू का इस्तेमाल किया है। और आपको एक चीज बताया गया है कि ग्रेटर देन टू के लिए नन का इस्तेमाल करते हो और नाइदर का इस्तेमाल करते हो टू के लिए, नाइदर का इस्तेमाल करते हो टू के लिए। तो नाइदर ऑफ द टू प्रिंसिपल हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। अगर दो का इस्तेमाल हो तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, नाइदर। और अगर मैं यहीं पे इसको 4 कर दूं तो नन सही है। तो दो के लिए नाइदर, दो से ज्यादा के लिए नन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोहन टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी। अब आपको एक बात पता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, ठीक है। सोहन टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी, इसका प्रोनाउन के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। प्रोनाउन के चैप्टर से लेना देना तब होता है जब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे कोई प्रोनाउन आ जाए। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अब इस चीज को समझिए, टुगेदर विथ हो गया, एलॉन्ग विथ हो गया, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ना, ये जो पहला आपका सब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से क्या होता है, वर्ब लेता है, इसके हिसाब से वर्ब लेता है और इसी के हिसाब से वर्ब ऑलरेडी लिया गया है। तो सेंटेंस में नो एरर है, इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, जल्दबाजी में क्या होता है कि हम गलत कर देते हैं। ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम डिस्कस करें, एट देयर साइट द प्रॉब्लम्स फ्लेड एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग। अच्छा यार देखो, मैंने ये स्पेशली प्रोनाउन में एक रूल लिख के रटवाया था, आपको अच्छे से लिखा था, अच्छे से रटवाया था, याद होगा। सेपरेशन एक वर्ड था जो सबसे पहला वर्ड था, हम जिसमें लिखते हैं सेपरेशन, योर सेपरेशन लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था योर सेपरेशन नहीं लिखते हैं। और साइट, इनके साथ ये जो पॉजेसिव फॉर्म होता है ये पॉजेसिव फॉर्म नहीं लगाते। एट द साइट ऑफ हिम लिखते हैं, एट द साइट ऑफ हिम या देम जो भी हो, ठीक है। एट द साइट द रॉबर्स फ्लेड एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग। एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ देम, डिपेंड करता है कि क्या चाहिए होगा। द रॉबर्स फ्लेड एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, पॉजेसिव फॉर्म और सेपरेशन और साइट जैसे शब्द एक साथ आते नहीं है। इनका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म दूसरी तरीके से बनता है। और इसके लिए 4, 5, 6 शब्द मैंने आपको पढ़ाए थे, वो सारे के सारे शब्द जाके एक बार वापस प्रिपेयर करो, याद करो। मैं यहाँ दोबारा नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि ये वर्क आपको खुद करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो सारी की सारी चीज़ें आप सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देखिएगा। ऑफ द टू ब्रदर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट। देखो यार, एक चीज आपको और पढ़ाया गया था जब आप इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे, हु, हुम और विच, हु, हुम और विच, ये पढ़ाया जा रहा था आपको। तो विच के इस वक्त आपको एक बात बताया था
कि देखो यार, किसी भी लिविंग के लिए आप हु का इस्तेमाल करते हो, होम का इस्तेमाल करते हो, हुज का इस्तेमाल करते हो, विच का नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बट एक ऐसा केस आता है जिसमें लिविंग के साथ आप विच का इस्तेमाल करते हो, और वो है सिलेक्शन और चॉइस का। यहाँ वही वाला केस, आप द टू ब्रदर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट, दो में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन मोर इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे हु की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, विच इज मोर इंटेलिजेंट। सिलेक्शन और चॉइस के केस में आप पर्सन के साथ भी विच का इस्तेमाल करते हो, ये वाला केस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई विल गिव यू ए नोवेल टुमारो एंड द सेम इज रिटन बाई वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। आई विल गिव यू ए नोवेल टुमारो एंड द सेम इज रिटन बाई वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। देखो यहाँ पे एक जो मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे समझिएगा कि एक बात मैंने अभी डिस्कशन किया है, एक अभी मैंने आपको बताया कि एक ही सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं लगते, लेकिन क्या होता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हो, मैं सिंपल सेंटेंस वहाँ पे रेफर कर रहा था, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लाइक जैसे एंड से लगा के आपको दूसरा सेंटेंस भी जोड़ा गया, यहाँ तक अगर आगे ना भी जोड़े ना तो भी कोई बात नहीं, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई विल गिव यू ए नोवेल टुमारो, मैं कल तुम्हें नोवेल दूंगा। अब इसके आगे का हिस्सा सेंटेंस में जोड़ के कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के केसेस में आप प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो अगले हिस्से में। तो आई विल गिव यू नोवेल एंड द सेम, यहाँ पे जो द सेम लिखते हो आप, जिसका पहले जिक्र कर चुके होते हो उसी का दोबारा जिक्र करना हो तो आप द सेम रिफर करते हो, रिफर करने के लिए आप देते हो। आपको ये समझना है कि आप रिफर कर रहे हो या रिपीटिशन अवॉइड कर रहे हो। रिफर कर रहे हो द सेम यूज करना ठीक है, लेकिन अगर रिपीटिशन अवॉइड कर रहे हो तो आप सही प्रोनाउन ढूंढोगे। यहाँ पे जो द सेम लिखा हुआ है इसकी जगह आपको इट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिफर के बजाय आपको इसी को दोबारा, कि ये जो नावल है वो रिटन बाय बेस्ट सेलिंग ऑथर है, इट इज रिटन बाय वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। यहाँ पर द सेम की जगह जो सुटेबल प्रोनाउन होगा वो होगा इट, क्या होगा वो सुटेबल प्रोनाउन होगा वुड। ये भी एक अच्छे क्वेश्चंस में से एक आता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आई विल गिव यू ए नोवेल टुमारो एंड इट इज रिटन बाय वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, ठीक है। इसमें बहुत डिबेट किया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन आप इनके साथ यूज टू रहो थोड़ा सा। लेट अर्जुन एंड सी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलती करने के चांसेस होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बाद और लेट के बाद, प्रीपोजिशन और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अर्जुन लिया है और सी लिया गया है, सी की जगह क्या होना चाहिए हर। सी सब्जेक्टिव केस है और लेट के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो 15 क्वेश्चन में लेट अर्जुन एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देखिएगा, यू एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टूपिडिटी। यू एंड आई, अब यहाँ पे देखो पनिश जो शब्द आया है ये निगेटिव शब्द होता है। तो जब निगेटिव होता है तो आपको पता है 2, 3, 1 गुड सेंस में, 1, 2, 3 और प्लूरल के केस में आप क्या इस्तेमाल करते हो, मतलब प्लूरल का केस हो और बैड सेंस हो तो 1, 2, 3 का इस्तेमाल करते हो। और यहाँ पे जो है ये एक्चुअली आई एंड यू होना चाहिए, आई एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टूपिडिटी। तो पनिश जो है निगेटिव शब्द होता है, बैड सेंस थोड़ा कन्वे करता है। बैड सेंस अगर कन्वे कर रहा है तो आप 1, 2, 3 का सीक्वेंस फॉलो करोगे। सो इसके आगे का क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। जो रूल है 2, 3, 1 और 1, 2, 3 कैसे इस्तेमाल करना है। दे, यू एंड वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, ये प्लूरल है। प्लूरल के सेंस में 1, 2, 3 का सीक्वेंस फॉलो करते हो तो दे, यू एंड वी की जगह वी, यू एंड दे लिखते हैं ना, वी, यू एंड दे। आपको पता है कि आई और जो वी है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकेंड पर्सन में, ही, सी, इट एंड दे थर्ड पर्सन में आता है, और कोई भी नाम हो तो भी थर्ड पर्सन में आता है। तो यहाँ पे जो सही सीक्वेंस होगा वो ये होगा। 17 के फर्स्ट पार्ट में एरर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे हम लोग। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। जब भी इस तरीके की चीज आती, एवरी और एवरी दोनों ज्वाइन है एंड के साथ, तो कई बार क्या होता है एवरी टीचर 1 हो गया और एवरी स्टूडेंट 1 हो गया, 1 + 1 प्लूरल हो गया। तो आगे आप मूव कराने लगते हो प्लूरल से, आप क्या करोगे इज को बदल दोगे आर में। आपको याद होगा एक रूल सही से पढ़ाया गया आपको, अगर रूल याद नहीं है, नहीं पढ़ाया आपने तो इसको सही से पढ़ लो। जब भी एवरी या फिर ईच एंड के साथ ज्वाइन हो, दो अलग अलग सेगमेंट में दो अलग अलग सब्जेक्ट दिखाई दे रहा हो, अगर उनको ईच और एवरी के साथ ज्वाइन करते हो तब भी बिहेवियर उनका हमेशा एंड से ज्वाइन करने के बाद सिंगुलर ही रहता है। और एंड वाले केस में आपको ये अच्छे से चीज़ पढ़ाई गई है। एंड से जब दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो उस वाले केस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वहाँ पे इज सही है पर यहाँ देयर गलत है।
यहाँ पे हिज होगा, क्या होगा, हिज होगा। इज सही है, यहाँ पे देयर गलत है, यहाँ पे हिज होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 19 पे हम पहुँचते हैं। ही prostrated before his master who had returned from London after a year। एक होमवर्क मैं आपको दूंगा, ये एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल करो, जैसे मर्जी करो वैसे करो, और वैसे करने के बाद ना इसका मतलब निकालो, हिंदी मतलब निकालो और अपनी कॉपी में नोट करो, इसका निकालो मतलब। मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ, कई बार क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस अपने आप में ये बयां कर देता है कि इस वर्ब का क्या मीनिंग होना चाहिए। यहाँ पे एक अपने डिक्शनरी में इसको लिख भी लो, क्योंकि जितने शब्द मैंने अभी तक आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में इस्तेमाल किए थे उसमें से ये शब्द नहीं था। ही prostrated before his master who had returned from London after a year। सो आपको एडवांस वर्ब के चैप्टर में एक चीज़ बताई गई थी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिसिंग है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो, तो ही के साथ यहाँ पे हिमसेल्फ लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ही prostrated बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर ए ईयर। अब इसका ये मतलब हो सकता है कि अगर कोई किसी का मास्टर अगर लंदन से वापस आया है तो उसके सामने झुकेगा, उसके सामने कुछ प्रस्तुत करेगा, उसके सामने नतमस्तक होगा, इस तरीके की फीलिंग आपको आ सकती है कि इसके मीनिंग इनमें से कोई हो सकते हैं। तो एक काम करो, गूगल खोलो, गूगल को सब पता है, इस शब्द का मतलब निकालो और नीचे मुझे पर्सनल Q&A सेक्शन में आप मुझे इसे भेजो, ठीक है। कुछ तो थोड़ा अलर्ट रहो यार, मुझे पता तो चले कि आप लोग एक्टिव हो प्रॉपर तरीके से, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, जो मैं मेहनत आपके साथ काम कर रहा हूँ, मेहनत करके आप उसको सही से यूटिलाइज कर रहे हो और एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म करके आने वाले हो। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव। देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको खास करके ध्यान देना होगा, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन। अब जैसे ही देन आता है और मोर फेरोसियस है, इसका ये मतलब है कि आप कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि इसके साथ कंपेयर कर रहे हो। डॉग का कंपैरिजन कर रहे हो, देन यू हैव, तुम्हारे पास, यू हैव तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास जो कुत्ता है उसके साथ इस वाले कुत्ते का क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर, जो कुत्ता मैंने बाई किया हुआ है वो ज़्यादा फेरोसियस दिखता है, ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा डरावना दिखता है जो तुम्हारे पास है। तो यहाँ पे लिखना देन वन यू हैव, देन वन यू हैव या वन ऑफ यू हैव। तो वन भी ऐड कर सकते हो, वन ऑफ यू हैव भी कर सकते हो, तो वन ऑफ ज़्यादा सुटेबल हो, देन वन ऑफ यू हैव। मतलब आपके पास बहुत सारा है लेकिन उसमें से जो तुम्हारे पास वाला है पर्टिकुलरली उससे। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन वन ऑफ यू हैव। एरर, स्पॉट द एरर में कम से कम में अगर ये एडिशनल शब्द नहीं जोड़ सकते थे तो कम से कम इसमें टिक तो मार सकते हो, क्योंकि आपको ये रूल तो आपको अच्छे से पढ़ाया गया है ना कि कुत्ते का कंपैरिजन आप तुम्हारे पास है से नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये बताना पड़ेगा क्या है। तो तुम्हें यहाँ पे बताने के लिए वन ऑफ यू हैव, ये वन ये पॉइंट आउट करेगा कुत्ते को, तो कुत्ते का कुत्ते के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है। टॉपर का टॉपर के साथ करते हैं, अनाड़ियों का अनाड़ियों के साथ करते हैं, अनाड़ियों का टॉपर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, आम का इमली के साथ नहीं हो सकता। इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है। He was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us. He was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us. क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्लासिक क्वेश्चन है, सॉरी 21 है क्वेश्चन नंबर। ये जो है काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन है, आई थिंक कि सबको सही से आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, ही वॉज मच मोर। अब एक तो जो आपको डाउट जा रहा होगा, देखो इधर देखो, कि मच लगा रखा है, मोर लगा रखा है, फिर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर या तो मच होना चाहिए या तो मोर होना चाहिए। देन लगा है तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मोर लेंगे, हम मच नहीं लेंगे। देखो जरा, सुनो, सोचो सही से। एक कंसेप्ट यहाँ पे है, इसी कंसेप्ट को जरा दोबारा नीचे रिपीट करो। यहाँ पे हमने बोला कि डॉग का कंपैरिजन डॉग से होना चाहिए। हमने और भी पढ़ा था सब्जेक्ट
सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से होना चाहिए। यहाँ पे ही का कंपेयर कर रहे हो, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड, वो ज़्यादा सरप्राइज हुआ देन मी। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे नहीं लगता कि आपको आई लेने की जरूरत है, एक तो एरर ये है। अब बात आती है यहाँ पे मच और मोर। जब मोर सरप्राइज लिखते हो, ठीक है, मोर सरप्राइज लिखते हो मच, तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, whom ever comes late will not be allowed to mark his presence in the register। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, whom ever comes, ये है वर्ब बच्चा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर बड़ा ध्यान से पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि कब who लगता है, कब whom लगता है, कब whose लगता है, कब whomever लगता है, कब whoever लगता है, कब which लगता है, कब क्या चीज़ लगता है। ये पूरा का पूरा केस मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे देखो लिखा हुआ whomever comes, एक तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट आता है। तो आपको यहाँ पे क्या लेने की ज़रूरत है? whoever या whomever या फिर who। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि whomever सही नहीं होगा, आपको पक्का पता है whomever सही नहीं होगा। तो who comes late will not be allowed to mark his presence in the register। आपको पता है आपको सेंस क्या देना है? जो कोई भी लेट आएगा, हम कैसे बोलते हैं, जो कोई भी लेट आएगा जो है उसके साथ ये दुर्घटना घटेगी। तो यहाँ पे जो आपको लेना है सब्जेक्टिव केस लेना है। तो हु एवर कम्स लेट विल नॉट बी अलाउड टू मार्क इट प्रेजेंस इन द रजिस्टर। ये वाला केस मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत सही से पढ़ाया है कि कैसे आप चुनाव करोगे हु का, हु एवर का, हुम एवर का। प्लीज़ एक बार रिलेटिव प्रोनाउन का लेक्चर दोबारा से देख लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को लेने का मेन रीज़न यही रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से देखिएगा, इफ़ समवन हैज़ फिनिश द वर्क ही मे गो होम। यहाँ पे एक चीज़ है, आप समझिएगा, जब भी इफ़ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वहाँ पे एक चीज़ आपको समझना देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस है कि कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। इफ़ समवन हैज़ फिनिश द वर्क ही मे गो होम। तो इफ़ से स्टार्ट होने वाले कंडीशनल सेंटेंस के 4 पैटर्न आते हैं। वो चारों पैटर्न आपको कंडीशनल सेंटेंस में जाके आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता है प्रोनाउन से रिलेटेड ही एरर देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाउन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तीनों चैप्टर रिलेटेड रहता है। यहाँ पे देखो समवन क्या होता है, समवन सिंगुलर होता है, समवन के साथ ये सिंगुलर लिया गया है, आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर लिया गया है, इस सिंगुलर के हिसाब से में लिया गया। सो ओके, तो सब कुछ सिंगुलर है, एवरीथिंग इज फाइन। इस तरीके का सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है जिसमें आपको नो एरर मारना होता है। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ दैम, कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं नो एरर वाले उनमें से ये एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखिएगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज। यहाँ पे देखो जब हम ये डिस्कस करते हैं, मैं इसको हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि सेंस थोड़ा मिल पाएगा। किसी भी स्थिति वो मतलब सेंटेंस ये कहना चाहता है, वो ये बात जानता है कि किसी भी स्थिति में मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। तो वो जानता, वो क्या जानता है यहाँ मेंशन करना जरूरी है। ही नोज, वो जानता है, क्या जानता है, ये वाली बात। और जब कोई बात आती है तो इसके लिए जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं इट का रेफर करने के लिए। तो ही नोज इट, यहाँ पे इट मिसिंग है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज इट। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, he claims to have read Shakespeare's all great tragedies, who is the greatest playwriting of English। यार ये प्रोनाउन से नहीं है, ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ है Shakespeare's all greatest tragedies। he read, उसने रीड किया, यहाँ पे आपको समझना है he claims to have read Shakespeare's all great tragedies। ही क्लेम्स टू हैव रीड, उसने रीड किया, क्या रीड किया, उसने शेक्सपियर रीड किया या ट्रेजेडी रीड किया? क्या रीड किया? ट्रेजेडी रीड किया। ये जो ट्रेजेडीज है ये तो लिविंग है नहीं, ये है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का आप पॉजेसिव ऑफ लगा के बनाते हो, नॉन लिविंग का पॉजेसिव आप ऑफ लगा के बनाते हो। आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है। उसने क्या पढ़ा? उसने ट्रेजेडीज पढ़ी है सारी की सारी, उसने ट्रेजेडीज पढ़ी सारी की सारी। और ये ट्रेजेडीज किसकी थी? शेक्सपियर की थी। तो जो ट्रेजेडीज है, शेक्सपियर लिविंग था लेकिन ट्रेजेडीज नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है। इस केस में आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसका आपको पॉजिटिव फॉर्म आपको रिवर्स ऑर्डर में बनाना है। शेक्सपियर्स की टांगे, शेक्सपियर्स लेग लिखोगे, लेकिन हम बात हो रही है यहाँ पे कि इसका ऑब्जेक्ट ट्रेजेडी है और ट्रेजेडीज किसकी थी? शेक्सपियर की।
आपको ये बताना हो कि शेक्सपियर का कोई चीज़ वर्सेज ये बताना हो ट्रेजेडीज किसकी है, तो यहाँ पे जो बताना है ऑब्जेक्ट आपका ट्रेजेडी है और रिवर्स फॉर्म में बताना है। रिवर्स फॉर्म में बताने के लिए आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ऑल ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर्स। आपको ये वाला फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा और कमांड चाहिए होता है पॉजिटिव फॉर्म में, ये तभी कर पाओगे। वैसे मैंने पॉजिटिव जो क्वेश्चन है बहुत डिटेल्ड में पढ़ा रखा है, उसके सभी रेलिवेंट की पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे लोग इसको नोट कर लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन और है प्रोनाउन से। एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रेन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग। डेक्स्ट्रस का मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है निपुण। ठीक है, एक चीज समझिए, हम क्या लिखते हैं, हम एवरी स्टूडेंट लिखते हैं, एवरी स्टूडेंट्स भी लिखते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म भी लिखते हैं, ईच स्टूडेंट लिखते हैं, ईच स्टूडेंट्स भी लिखते हैं। लेकिन जब ऑफ लगाते हैं ना, ऑफ लगा के यहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म लगते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ईच ऑफ दिस। ये ज़्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है एवरी के कंपैरिजन में। एवरी जब आपको कलेक्टिवली लेनी हो, लेकिन एक आदमी की बात करनी हो, उसमें एक एक आदमी की बात करनी हो तब, लेकिन जब आपको इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना हो ऑफ लगा के, तो ये एक चीज़ है जो इंडिकेट करता है कि आपको ईच इस्तेमाल करना है एवरी के बजाय। तो ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रेन लिखना पड़ेगा एवरी के बजाय, ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रेन। ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लासिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। फिर 27 है, सी इज सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। यार आपको याद है सच के साथ कब दैट इस्तेमाल करते हैं, सच के साथ कब एज इस्तेमाल करते हैं, ये वाला केस हमने डिस्कस किया है। याद आया कुछ? मन में याद करो, नहीं लेक्चर जाकर रिवाइज करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान था। यहाँ पे एज इस्तेमाल करते हैं। अगर डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करते हो तो दैट लेते हैं, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल करते हो तो एज लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल है तो एज इस्तेमाल हुआ है। याद होगा ये रूल, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जाओ रिवाइज करो सही से। 28 है, यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई ऑल्सो। यू से इट्स योर प्रॉब्लम इट्स ओके बट आई से इट्स माई ऑल्सो। यहाँ पे देखो योर प्रॉब्लम है, यू तुम ये कह रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर मैं ये कह रहा हूँ ये मेरी है। मेरी नहीं, मेरी प्रॉब्लम है। यहाँ पे इट्स क्या होता है, जब ये अपॉस्ट्रोफी लगा के आता तो ये होता है इट इज़, और इज़ क्या है, ये वर्ब है। वर्ब अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और इस ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम को भी साथ में जोड़ना है, मतलब पॉजेसिव केस दिखाना है। यहाँ माई की जगह क्या होगा, माइन। ये होता क्या है, ये आपका पॉजेसिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन होता है। क्या होता है, इसमें पॉजेसिव ऑलरेडी मिक्स होता है, पॉजेसिव प्लस नाउन होता है। ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे माई की जगह माइन लिखना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। माइन में छुपा होगा मेरी प्रॉब्लम, आई से इट्स माई प्रॉब्लम। तो ये जो माइन हमने लिखा, माइन का मतलब होगा माई प्रॉब्लम, माइन का मतलब माई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप जब बता रहे हो कि नहीं, तुम कह रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे माइन से ही इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे और सही होगा। इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पोयम टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। प्यून होगा यार, पोयम का क्या रोल है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। अब यहाँ पे देखो कई बार आगे आता है कई बार पीछे। लेट जैसे कीवर्ड के साथ आपको तुरंत देखना होता है। द बॉयज ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आई, ये दोनों जोड़ा गया ना, और आपको पता है लेट के बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो यहाँ पे मी होना चाहिए आई की जगह। छोटा सा प्रॉब्लम था। 30, योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, सेम कंसेप्ट पे है, पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव का, जो कि बहुत आसान है। योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। अब यहाँ पे योर है, आपको पता है ये पॉजेसिव नहीं है, ये पॉजेसिव है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, जो ये प्रॉब्लम है ये मेरे से भी रिलेटेड है, ये जो प्रॉब्लम है ये इससे भी रिलेटेड है। इस माइन का मतलब हो गया माई प्लस प्रॉब्लम। ध्यान से समझिएगा, माई प्लस प्रॉब्लम,
तो यहाँ तो माई प्लस प्रॉब्लम लिखा हुआ है, पर यहाँ पे योर लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, योर्स लिखना पड़ेगा। योर्स लिखने का मतलब हो गया योर प्लस प्रॉब्लम, योर प्लस प्रॉब्लम। योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम सेम है जितना कि मेरा प्रॉब्लम है। तो ये आपको ये समझना है। और ये जो द सेम प्रॉब्लम है ये इस वाले प्रॉब्लम को रिफर कर रहा है, ये इस वाले प्रॉब्लम को भी रिफर कर रहा है। यहाँ पर द सेम का एकदम सही इस्तेमाल है। जो ऊपर हम पढ़ रहे थे द सेम की जगह आपको इट इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि रिफर नहीं कर रहा है। यहाँ पे द सेम रिफर कर रहा है इधर के प्रॉब्लम को और इधर को प्रॉब्लम को, और दोनों को ये बता रहे हैं दोनों को सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये रहा प्रोनाउन का 30th क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इस पीडीएफ में मैंने नीचे सारे सोल्यूशन ऐड कर रखे हैं। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर करने वाला हूँ। मैंने छोटे वर्जन में सारा का सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सारे के सारे 30th जो है रूल जो है इसके जो करेक्शन है सारे के सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। 20 मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिज फादर इंक्वायर्ड एज टू वेदर ही वॉज ज्वाइनिंग द आर्मी। अच्छा, जब ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, तो ध्यान करो, मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने एक बात समझा था वहाँ पे कि हम लिखते हैं पहले पार्ट में इंक्वायर्ड या आस्क्ड, और फिर वहाँ पे इफ़ या फिर वेदर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हिज फादर इंक्वायर्ड, यहाँ से फीलिंग नहीं आ रही है। फिर वेदर भी यहाँ पे इस्तेमाल है, वेदर ही वॉज ज्वाइनिंग द आर्मी। तो हिज फादर इंक्वायर्ड एज टू वेदर ही वॉज ज्वाइनिंग द आर्मी। ये जो एज टू लिखा हुआ है ना, ये ऐसा शब्द है ज़बरदस्ती यहाँ पे डाल दिया गया है। क्या किया गया है, ज़बरदस्ती डाल दिया गया है। मीनिंग यहीं से कंप्लीट हो जाती। हिज फादर इंक्वायर्ड, उसके पापा ने इंक्वायरी की, वेदर ही वॉज ज्वाइनिंग द आर्मी, क्या वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है कि नहीं। डायरेक्ट स्पीच में जो है ये सिस्टम अलग होता है, जहाँ पे वेदर हट जाता वहाँ पे आ जाता वॉज ही ज्वाइनिंग द आर्मी, क्या वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है। उसी का जो है इनडायरेक्ट वर्जन है, यहाँ पे एज टू सुपरफ्लुअस है। और ये अच्छा क्वेश्चन भी है। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेंस में आते हैं। फेज 1 में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी सेट में रख दिया जाता है। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टाइम एंड अगेन दैट ही इज़ इनकेपेबल टू डू गुड वर्क। आपको याद है फिक्स प्रीपोजिशन का चार्ट कितने बच्चों ने याद कर रखा है। इनकेपेबल अपने साथ ऑफ लेता है, अगर आपको याद होगा तो बहुत मेहनत से पढ़ाया था। जैसे यहाँ पे ऑफ लगेगा, ऑफ आपका प्रीपोजिशन होता है, डू की जगह क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ है। इनकेपेबल अपने साथ ऑफ लेता है और ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखते हैं। इसके पीछे का रीजन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में नाउन की तरह काम कर सकता है, और नाउन की तरह काम कर सकता है मतलब वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। और दूसरा कोई केस नहीं होता है जब वो ऑब्जेक्ट बन पाए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव्ड। यहाँ पे देखो एक एरर लिखा है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है मशीन एज की, इज दैट आवर स्टैंडर्ड, जो हमारे स्टैंडर्ड लाइफ का स्टैंडर्ड है, ऐसा लिखा गया है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं, जो मशीन एज की वजह से, मशीन आने की वजह से हमारी जो लिविंग है ना, यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड है वो लाइफ नहीं है, वो लिविंग है। हमारे जीने की जो है वो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो गई है। तो आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इम्प्रूव। लाइफ यहाँ पे करेक्ट नहीं है, यहाँ पे लिविंग सही शब्द होगा। आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इम्प्रूव। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिस के थ्रू आप लर्न कर पाते हो। इनका कुछ स्पेशल सेट ऑफ रूल नहीं है, ठीक है, कि नहीं ये होगा सो ये होगा, ये होगा सो ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस करना चाहिए। कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये क्वेश्चन यार एक्चुअली आर्टिकल के चैप्टर से है, और आर्टिकल के चैप्टर में आपको बताया गया है प्लैनेट्स जितने भी होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके आसमान में तैरते रहते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आपको द लेने की जरूरत है। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ सन, इनके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो आर्टिकल द यूज करो वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ एज गॉड्स ओन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर्स। मॉडर्न मैन मस्ट पुल, देखो पुल समवन टुगेदर, पुल समवन टुगेदर, ध्यान रखना इस बात को, ये फ्रेज है, फ्रेज एरर है, और जब तक फ्रेज आपको याद नहीं होगा तब तक पुल समवन टुगेदर का मतलब होता है कि मोटिवेट करके स्ट्रेंथ के साथ एक साथ रखना, ठीक है। सो पुल समवन की जगह यहाँ पे हिमसेल्फ रखा गया है, यहाँ पे ऑफ सुपरफ्लुअस है, ये फ्रेज होता है पुल समवन टुगेदर। ये जो प्रीपोजिशन डाला गया है ऑफ, ये सुपरफ्लुअस है।
तो आपको फ्रेजेस कुछ याद रखने पड़ेंगे। इस तरीके के सारे फ्रेजेस के कलेक्शन जहाँ जहाँ क्वेश्चन में मिलते हैं आप उनको करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट के प्रैक्टिस से मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस से मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। रेदर दैट गो विथ अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ये सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसे ही आप रेदर दैट पढ़ते हो ना, बड़ा अजीब सा लगता है, रिदम ही नहीं आता है। जब रिदम नहीं आता तो आपको पता चल जाता है कि रेदर अपने साथ देन लेता है। रेदर देन गो विथ अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, उसने डिसाइड किया वो अमित के साथ जाने से बेहतर है वो खुद ही जो है घर पे रहेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत क्लासी हैं, बहुत अच्छे हैं, इनके कलेक्शंस आपके पास होने चाहिए, रिवीजन में रहना चाहिए। ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन फेम। ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन फेम। क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे, और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि आपको लग रहा है कहीं पे एरर है, और मेन इसके की पॉइंट्स आपको देखना होता है। और आपको नहीं लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो कंजंक्शन के चैप्टर से है? कंजंक्शन के चैप्टर से है, कैसे देखना भी ध्यान से। कुछ पेयर्स आपको सिखाए गए थे, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, ऑल्दो के साथ बट लगता है, वेदर के साथ और लगता है। ये सब याद है आपको? ये सब नहीं याद है, कंजंक्शन के चैप्टर में जाके रिवाइज करो। ऑल्दो के साथ क्या लगता है? बट नहीं लगता है। ऑल्दो के साथ यट लगता है। नो सूनर के साथ देन लगता है। स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली के साथ व्हेन लगता है। ये सारा का सारा आपको कंजंक्शन के चैप्टर में अच्छे से लिख के पढ़ाया गया है, जिसको आपको याद रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द ट्रायल सून इंडेड एंड ही वॉज फाउंड गिल्टी विथ मर्डर। गिल्टी विथ मर्डर नहीं होता है, गिल्टी ऑफ मर्डर होता है। यहाँ पे गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं, विथ नहीं लेते हैं। गिल्टी विथ मर्डर नहीं होता है, गिल्टी ऑफ मर्डर होता है। ये तो प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है यार। ये फिक्स प्रीपोजिशन जितने भी हैं और फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत रट्टा मारना पड़ता है। अगर इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव अगर आप सोर्स ढूंढ रहे हो कि सर कुछ ऐसा सेट प्रोसीजर हो, कोई चीज़ें मिल जाए, नहीं है, लिटरली नहीं है। मैं, दूसरा टीचर, तीसरा टीचर, किसी के पास कुछ नहीं है, कि आपको रटना पड़ेगा। ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी होता है प्रीपोजिशन का, और प्रैक्टिस के थ्रू जितना हम लोग आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, अगर वो आपको याद है अच्छे से, ठीक है। कुछ हम चैप्टर्स में पढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा देते हैं, कुछ मॉक टेस्ट के थ्रू कवर हो जाते हैं। अगर उतना कवर कर रखा है तो पेपर में एक भी नया नहीं आता है, उसी में हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, द रिगेनिंग ऑफ द फ्रीडम एज वी वेल नो हैज गिवन राइज फॉर। देखो, गिव राइज टू एक फ्रेज होता है, गिव राइज टू। पता है ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब मैं मतलब एचबीडी गानमर में था, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो उसमें केमिस्ट्री के टीचर्स आते थे, वो हर यार बात में बोलते रहते गिव राइज टू, विच गिव राइज टू, विच गिव राइज टू, विच गिव राइज टू। तो मुझे फ्रेज वहीं से याद रह गया। पर ये आप लोगों के लिए जो है नहीं भी हो सकता। आप में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि जो ऐसे केमिस्ट्री के टीचर के आजू बाजू पहुंचे हो, जो बार बार गिव राइज टू, गिव राइज टू, गिव राइज टू, हर बात में गिव राइज टू बोलता था। वो यार वो मतलब पूरे 1 घंटे की क्लास में गिव राइज टू कम से कम कुछ नहीं तो यार 70-80 बार बोल जाते थे। तो ये मुझे वहाँ से याद रह गया। तो गिव राइज फॉर नहीं होता है, गिव राइज टू होता है। और यहाँ पे हैज के साथ लिया है तो गिव की जगह गिवन इस्तेमाल किया गया है। वर्ब के हिसाब से इसका फॉर्म बदला गया है। ये फ्रेज होता है, वर्ब के हिसाब से इनके फॉर्म्स बदलते हैं जैसा नीड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज़ ए फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपुल डिजायर टू वर्क लेस बट अर्न मोर। इट इज़ अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपुल डिजायर टू वर्क लेस बट अर्न मोर। ये यार सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को समझ में नहीं आता क्या एरर है। अरे समझ में तो तब आएगा जब कोई एरर होगा, इसमें कोई एरर ही नहीं है। इट इज़ अ फैक्ट दैट, ये फैक्ट है दैट। अब इसमें क्या है कि हमारा कई जगह ध्यान जाता है। अब इट है, इट इज़ अ फैक्ट यहाँ पे हो गया, तो उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि ये दैट जो कनेक्टर है सही से जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। जोड़ा गया सही से। इट इज़ अ फैक्ट दैट रिदम के साथ जा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपुल, जैसे ही मोस्ट देखते हैं ये प्लूरल है, ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए, पीपुल का इस्तेमाल है, प्लूरल है। डिज़ायर लिखा है, डिजायर्स नहीं लिखा है क्योंकि मोस्ट प्लूरल होता है तो उसके हिसाब से ये भी प्लूरल है। ये फिर टू लिखा है, टू के बाद वर्क लिखा हुआ है, टू वर्क लेस बट अर्न मोर। सब रिदम के साथ जा रहा है, लेकिन एग्जाम में इतना जरा सा समय होता है कि इसमें भी हम किसी न किसी पार्ट पे एरर ठोक देते हैं।
किसी न किसी पार्ट में एरर ठोक देते हैं, ये सावधानी आपको बरतनी होती है। इस तरीके से जब कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, अगर हमें तुक्का भी मारना है तो हमें प्रीपोजिशन का एरर चेक करना होता है। उसमें प्रीपोजिशन हो सकता है, अगर कोई फ्रेज दिखाई दे गया किसी सेंटेंस में कोई फ्रेज दिखाई दे गया ना, तो पक्का फ्रेज गलत होता है, पक्का एसएससी फ्रेज गलत रखती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। द डॉक्टर सेड दैट पेशेंट्स शुड नॉट हैव वेस्टेड ए होल वीक बिफोर कमिंग फॉर हेल्प। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ट्रिकी है और आर्टिकल का क्वेश्चन है, जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम समझते हैं तो हम ये समझते हैं द का यूज, आर्टिकल ए और एन का यूज। आपको पता है ये जो फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो किसी चीज़ को तो इंट्रोडक्शन के लिए लगाया जाता है, और जो द होता है ये वो इनके स्पेसिफिक सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे ध्यान और जहन में रहता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें भूल जाता है। अब इतना लंबा चौड़ा समय है आपके पास 3 सेकंड एग्जाम के अंदर, सो ब्रेन कितना तेज काम करेगा। बहुत सारा कुछ पढ़ रखा आपने, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस एंड मैथ्स, फिर करंट अफेयर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हो, रीजनिंग प्रैक्टिस किए पढ़े हो, एग्जाम में जब जाते हो अरे यार कितना याद रहेगा कितना। ये याद तभी रह जाता है जब इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाते हो, और बहुत प्रैक्टिस आपके सामने से अगर कई बार गुजरा है तो एग्जाम में क्लिक हो जाता है, अदरवाइज सर के ऊपर से गुजर जाता है। द डॉक्टर, अब डॉक्टर के पहले दी लगाया गया, इसका मतलब है कि हम किसी स्पेशल डॉक्टर की बात कर रहे हैं। इट्स ओके, सेड दैट द डॉक्टर सेड दैट पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेज, पेशेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए था ए होल वीक बिफोर कमिंग फॉर हेल्प, मदद में आने से पहले पेशेंट को क्या करना चाहिए कि पूरा एक वीक बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये जो पेशेंट्स है इसके विषय में आगे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस पेशेंट्स की बात कर रहे हो जो उसके पास एक वीक के बाद मदद के लिए आया। मतलब इस पेशेंट्स के विषय में, पेशेंट के विषय में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हम किस पेशेंट की बात कर रहे हैं जो एक हफ्ते बाद डॉक्टर के पास आया। इसका मतलब है ये जनरल केस नहीं हुआ, ये स्पेसिफिक केस हो गया। अगर स्पेसिफिक केस है तो प्लीज मेंशन आर्टिकल दे। तो द डॉक्टर सेड द पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेड ए होल वीक बिफोर कमिंग फॉर हेल्प। आर्टिकल द का इस्तेमाल करें या द का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो आपके आगे का इंफॉर्मेशन को सही से क्लोजली देखना पड़ता है कि क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इस पेशेंट्स या इस पर्टिकुलर नाउन के विषय में आगे दी गई। अगर दी गई है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। दैट्स वाई वी यूज आर्टिकल द हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अनलाइक मोस्ट एनिमल्स द क्रोकोडाइल कैन लिव एफर्टलेसली बोथ इन वाटर एंड लैंड। मैंने एक चीज़ आपको बताया था, एंड से अगर दो चीज़ों को जोड़ते हो तो स्ट्रक्चर हमेशा पैरेलल हो। वाटर के पहले अगर वाटर के अंदर बात हो रही है कि कोई रहता है और लैंड के ऊपर भी रह सकता है तो ऑन लैंड भी लगाना पड़ेगा। पैरेललिज्म बहुत ज़रूरी है। अनलाइक मोस्ट एनिमल द क्रोकोडाइल कैन लिव, क्रोकोडाइल जो है वो एफर्टलेसली पानी के अंदर भी रख सकता है और ज़मीन के ऊपर भी रख सकता है। अब ये जो दोनों नाउन है ना, दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं। अगर दोनों एक ही प्रीपोजिशन लेते हैं तो इट्स ओके कि इन आप एक के पहले मेंशन करो, लेकिन अगर दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं तो दोनों के पहले आपको प्रीपोजिशन मेंशन करना होता है। तो लैंड के साथ ऑन लगाते हैं, वाटर के साथ इन। डेथ इज प्रेफरेबल, ये तो याद ही हो गया कि प्रेफर और प्रेफरेबल अपने साथ टू लेता है। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये याद भी हो जाता है। जब टीचर पहली बार इसको पढ़ाता है प्रेफर और प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर या IOR से रिलेटेड सब जितने वो होती है वो टू लेते हैं, ये याद रह जाता है, ये किसी को नहीं भूलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन गायत्री सेड दैट शी इज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम शी वुड ब्रिंग। व्हेन गायत्री सेड दैट शी इज कमिंग, एक तो मैंने आपको बताया सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट हो, ये सबसे कॉमन रूल है, ध्यान रखना कि अगर पास्ट से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो आगे मूव करते हुए देखना कि आपको हर चीज़ को पास्ट में कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह नया दे दिया गया हो। थोड़ा सा कई बार सेंस देखना पड़ता है। ठीक है, व्हेन गायत्री सैड दैट, अगर सैड है तो पास्ट है तो आगे पास्ट रखोगे ना, और वैसे भी ये दैट लगा हुआ है, सैड लगा हुआ, समझ रहे हो ना कि इनडायरेक्ट स्पीच का वो है। सो सी इज की जगह सी वॉज लेने की जरूरत है। वन ऑफ द एवरी टू न्यू बिजनेसेस फेल, ये वाले क्वेश्चन में तो आपको हमेशा देखना होता है, ये सिंगुलर ऑफ, ये वाला पार्ट प्लूरल होना चाहिए। एवरी टू न्यू बिजनेसेस ये है प्लूरल, और फिर ये है वर्ब, और ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि ये आएगा वन के हिसाब से। और ये फेल की जगह क्या होना चाहिए, फेल्स होना चाहिए। फेल की जगह होना चाहिए क्या, फेल्स।
ये एसएससी में सबसे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा सेट आपका फेज 1 फेज 2 अगर आप दे के आते हो ना तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचेंगे, 17 पे, 18 पे, 19, 20 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्मगलर इल्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। इल्ड अपने साथ फॉर नहीं लेता यार, इल्ड अपने साथ टू लेता है, तो दिस इज द रॉन्ग प्रीपोजिशन। अगर आपको प्रीपोजिशन फिक्स चार्ट याद है तो टाइम ही नहीं लगेगा, आप इमीडिएटली क्वेश्चन को सही कर लोगे। द स्मगल इल्डेड टू द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। पता नहीं क्या हिंदी मीनिंग है, निकालते रहेंगे, लेकिन अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन याद है तो इवन दो लेमन मतलब जिसको क्वेश्चन नहीं आता यार, अगर सही से रट रखा है ना फिक्स प्रीपोजिशन, कर लेगा इस क्वेश्चन को। इल्ड अपने साथ टू लेता है, और प्रीपोजिशन में तो देखो रटना ही पड़ता है यार, कुछ नहीं कर सकते हो, वरना इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। दे फाउंड देमसेल्फ इन कॉम्पिटिशन विद दोज मैन हु वर एज गुड इफ नॉट बेटर देन देम। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर याद होगा, एग्जेक्टिव के चैप्टर में बहुत कायदे से मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप क्या काम करते हो कि अगर पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री लेते हो तो आपको दोनों सही से मेंशन करना होता है। जैसे एज गुड इफ नॉट बेटर देन हम, बेटर के साथ आपने देन लिया है ना, ये पेयर सही रखा हुआ है तो एज गुड एज भी आपको डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एज गुड एज भी डालना पड़ेगा। दे फाउंड देमसेल्फ इन कॉम्पिटिशन विद दोज मैन हु वर एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन देम। ये वाला रूल आपको याद है? एग्जेक्टिव का चैप्टर जरा खोल के देखो, फोकस होकर पढ़ा है, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लेजिएस्ट एमंग देम एक्सप्रेस्ड ए कीन डिजायर टू सिट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। एक सिर्फ शेड के चक्कर में याद रखना, जो शेड होता है किसी के छाया की जब बात करते हैं ना तो कई बार आदमी को लगता है ये छाया ऊपर से आ रहा है और फिर हम यहाँ पे इसके नीचे बैठे हुए हैं, जैसे ट्री का शेड हो गया, किसी का शेड हो गया, उसके अंडर। ये क्या होता है, ये पूरा पार्ट कवर करता है। इस केस में अंडर का इस्तेमाल करने के बजाय हम इन का इस्तेमाल करते हैं। शेड का केस याद रखना, अंडर इस्तेमाल नहीं करते बच्चा, शेड के केस में हम इन का इस्तेमाल करते हैं। 19 है, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज इन द क्वालिफिकेशन ऑफ बोथ द कैंडिडेट, द डिफरेंस एमंग देम आर कंसिडरेबली प्रोफाउंड। क्वेश्चन नंबर 19, सेंटेंस बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ी सावधानी अगर बरतोगे, मैं देखो सावधानी कैसे बरतनी होती है। ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स, यहां पे देखना बोथ कितनों के लिए इस्तेमाल होता है, दो के लिए इस्तेमाल होता है। द डिफरेंस एमंग देम, दो की बात कर रहे हैं और फिर इस्तेमाल कर रहे हैं एमंग की, तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। बिटवीन को शॉर्ट में B/W लिखते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज इन द क्वालिफिकेशन ऑफ बोथ द कैंडिडेट, द डिफरेंस बिटवीन देम आर कंसिडरेबली प्रोफाउंड। फिर क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ऑन सीइंग द पुलिस अप्रोच द मिसक्रांट टुक अपॉन देयर हिल्स। टुक टू देयर हिल्स होता है करेक्ट फ्रेज, टुक टू देयर। तो टुक टू ये सही होता है। और एक तो यार ना मेरा पेन भी बड़ा सही चलता है, देखो लाल और ब्लू कॉम्बिनेशन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, कलर कोई चेंज नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये करेक्ट फ्रेज होता है, तो यू नीड टू करेक्ट दिस फ्रेज। और ये फ्रेज आपको याद रखना पड़ेगा, आप कॉपी लो, जितने भी फ्रेजेस प्रैक्टिस में आते हैं वो प्रैक्टिस में सारे के फ्रेजेस वो करो। जितने भी सेशंस मैं अभी आपको देने वाला हूँ ये एग्ज़ाम रिविजन के लिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर इस सेशन को आप अच्छे से पढ़ ले गए और फिर अगर इसमें से कोई ऐसा रूल अगर आपको लगता है कि आप भूल गए, तो मैं स्पेशली आपको रिफ़र भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। आप जाओ चैप्टर खोलो, चैप्टर में पूरा डिटेल है। अगर मान लो कि अगर आपको कुछ मिसिंग हो गया या आप कोई नए बच्चे हो, ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये वाला पार्ट नहीं आता है, तो बैच के अंदर, ड्रीम बैच के अंदर पूरा का पूरा हूबहू सेम रूल और उससे रिलेटेड पूरा डिस्कशन हुआ है, ठीक है। और ये सारा का सारा कलेक्शन बच्चा किसकी तरफ से आ रहा है, ये सारे वो बच्चे हैं, ये वही क्वेश्चन के कलेक्शन बना रहे हैं जो उनको लगता है कि एसएससी के लिए यही पढ़ के जाना चाहिए। और यही ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा है। इसके सिवा अगर आप पूरा ड्रीम बैच देख लो, इसके सिवा मैंने कुछ भी और पढ़ाया नहीं ना। ये सारी की सारी चीज़ें वहीं पे आपको एक्सप्लेन की गई है सही से, चाहे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो चाहे मिक्स क्वेश्चन हो। एक आध आइडिया नया आ सकता है और वो आइडिया हमेशा आपको मिलता रहेगा। कुछ एक आध क्वेश्चन हमेशा इधर उधर थोड़े बनते हैं जिसके लिए आपको प्रैक्टिस के थ्रू गुजरना होता है। तो आज के सेशन में इतना। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।